बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज BG6 फॉर बिगिनर्स मैं आपकी खिदमत में वादे के मुताबिक हाजिर हूं और प्रीवियस लेक्चर BG1 में हमने वर्ब को डिफाइन किया, उसका एक फंक्शन हमने डिफाइन किया और वो था मेन वर्ब, जिसे हम प्रिंसिपल वर्ब या लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं। और मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब या लेक्सिकल वर्ब के अंदर दो फंक्शन जो हमने डिस्क्राइब किए, एक तो एक्शन वर्ब और एक स्टेट ऑफ बीइंग। तो आज हम डिफाइन करेंगे हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। और ये हेल्पिंग वर्ब में हम आज बात करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम, लिंक एंड मोड्स ऑफ एक्शन की। तो एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम के अंदर तीन स्टेजेस हैं, तीन कैटेगरीज हैं, तीन फंक्शंस हैं जो ये परफॉर्म कर रहा होता है। एक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हम टाइम को जिन तरीकों से देख सकते हैं, लाइक अगर हम ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन गुजर रही है, मगर हम ट्रेन के अंदर बैठे कहते हैं कि लाहौर का स्टेशन गुजर गया, या हम बोलते हैं गुजरांवाला का स्टेशन गुजर गया, या हम बोलते हैं जनाब लाला मूसा का स्टेशन गुजर गया। सवाल यह है कि स्टेशन गुजरा है लेकिन हम गुजरे हैं। स्टेशन तो वही है, टाइम इज लाइक स्टेशन। टाइम नहीं गुजरता मगर हम गुजर जाते हैं। तो कहते हैं ना, शाह ज़ेब साहब गुजर गए। हम जिंदगी भर यही कहते रहते हैं कि टाइम गुजर रहा है, जिंदगी गुजर रही है, क्योंकि हम रेल गाड़ी के डिब्बे के अंदर बैठे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वक्त गुजरा नहीं, हम गुजरे हैं। और वक्त एक स्टेशन की तरह है कि वो वहीं रहता है लेकिन हम गुजर जाते हैं। जरा एग्जाम्पल समझते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम के लिहाज से। वो कहते हैं ना कि वक्त बदला तुम बदले, बदला ये जहां। वक्त बदला तुम बदले, बदला ये जहां। ना तुम बदलते, ना वक्त बदलता, ना बदलता ये जहां। भाई बात सिंपल सी है, ये हमारे कॉन्सेप्ट हैं, कहने की बातें हैं। देखें जी, मैं अगर ये कहूं आई नॉट टेल अ लाई, आई नॉट टेल अ लाइज। जरा यहां पे गौर कीजिएगा कि यहां पर टेल तो जनाब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसको हम इनडेफिनिट फॉर्म बोलते हैं। ये इनडेफिनिट फॉर्म है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इनडेफिनिट फॉर्म भी बोलते हैं, बेस फॉर्म भी बोलते हैं, और जनाब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इनफाइनाइट फॉर्म भी बोलते हैं। अब बात यहां पर ये देखें, जो बताने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, डू, आई डू नॉट टेल अ लाई। अब यहां पर डू जो है ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स के इनडेफिनिट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर देखें, अगर मैं डिड लगाऊं या मैं यहां पर विल लगाऊं, तो मेरे मेन वर्ब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम बदल रहे हैं। वक्त बदल रहा है लेकिन जनाब हमारे मेन फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम वही है, एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम बदला है लेकिन हमारे मेन फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कभी ये प्रेजेंट है तो कभी ये पास्ट है तो कभी ये फ्यूचर है, लेकिन जनाब हमारा मेन फंक्शन तो वही है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी ट्रेन की, जब हम मंजिल की तरफ रवां दवा होते हैं तो हम जनाब फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जब हम उस जगह पर पहुंचते हैं तो जनाब वो प्रेजेंट है, और जब हम पलट के देखते हैं तो वो पास्ट है।
तो जब ये देखें आई डू नॉट टेल अलाई, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई डिड नॉट टेल अलाइज, तो ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आई विल ये पास्ट को नहीं बल्कि फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मीन्स के एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम बदला लेकिन सिचुएशन एज इट इज है, यानी सिचुएशन वही की वही है लेकिन एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम बदला। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल एक और देता हूं। मैं कहता हूं जनाब शी रीडिंग अ मैगजीन। आप यहां पर जरा गौर कीजिएगा, ये रीडिंग चूंकि हमारा मेन फंक्शन है, मेन वर्ब है, ये जिसे हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं और जिसे हम लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं, लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं। अब बात ये है कि ये तो हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है जनाब, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि ये, पता तो ये चल रहा है कि वो पढ़ रही है, क्या मैगजीन पढ़ रही है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि वो प्रेजेंट में वो काम कर रही है, कि वो पास्ट में कर रही है, कि वो फ्यूचर में करेगी। इसका आइडिया नहीं हो रहा। तो इसका आइडिया कौन दिलाएगा हमें आकर? एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम, और वो है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब। यानी हेल्पिंग वर्ब जो है यही आकर रिप्रेजेंट करेगा एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम को, कि हम बात प्रेजेंट की कर रहे हैं या हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं या हम बात जो है वो पास्ट की कर रहे हैं। तो ये यहां पर डिसाइड करेगा। तो कौन करेगा? हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। मिसाल के तौर पे जब मैंने बोला इज, तो पता चला कि ये काम, ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो प्रेजेंट में। अगर मैं ये कहूं जनाब वाज, तो इसका मतलब ये काम माजी में हो रहा था, पास्ट में हो रहा था। और अगर मैं जनाब यहां पर कहूं विल, तो इसका मतलब ये काम जनाब फ्यूचर में होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जनाब एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम बदला लेकिन सिचुएशन जो है वो एज इट इज रही। यानी टाइम चेंज कैसे हुआ कि जनाब हेल्पिंग वर्ब हमेशा एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। हेल्पिंग वर्ब के आने से हमें पता चला कि ये काम हम माजी में कर रहे थे, या ये काम हम मौजूदा वक्त में कर रहे हैं, या ये काम हम आने वाले वक्त में करेंगे। ये तो डिसाइड करेगा हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिसको हम जनाब हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। अगर मैं ये यहां से खत्म कर दूं, चलें मैं ये अपनी प्राइमरी ऑक्सिलरी वापस लेता हूं, इसको मैं माइनस कर देता हूं। अब मुझे बताएं ये काम कब हो रहा है? आप डिसाइड कीजिए, बताइए कि ये काम क्या प्रेजेंट में हो रहा है, या ये काम जनाब फ्यूचर में हो रहा होगा, या ये काम माजी में हो रहा था। तो जनाब आपके पास तो यहां पर प्राइमरी ऑक्सिलरी नहीं है। हाउ कैन पॉसिबल? वी कैन फाइंड आउट। कैसे बता पाएंगे हम बता नहीं सकते जनाब। तो वो कौन डिसाइड करेगा? इसका मतलब है जनाब हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी बोलते हैं, वही आकर ये डिसाइड कर पाएगा, वही आकर बताएगा। इस वर्ब की मदद करने के लिए वही आएगा, इसको रास्ता दिखाएगा कि भाई तुमने किधर जाना है, तुम प्रेजेंट में रहोगे, आने वाले वक्त की तरफ मूव करोगे, फ्यूचर की तरफ, या तुम माजी से आए हो। ये तो जनाब बेबस है इस वक्त, इसको तो कुछ भी नहीं पता चल रहा कि मेरी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन डिसाइड कौन करेगा? डायरेक्शन को डिसाइड करेगा जनाब प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो ये बता रहा है कि जनाब तुम्हें प्रेजेंट में रहना है, ये प्रेजेंट में रहकर ये काम करना है। ये आकर बता रहे नहीं भाई तुम ये काम माजी में भी करते आ रहे हो। अब ये आकर बताएगा भाई नहीं 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 ऐसा नहीं भाई, तुम्हें ये काम आने वाले वक्त में भी करना होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका हमारी लाइफ के अंदर, एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम। आई होप सो कि ये आपको कॉन्सेप्ट यहां तक तो समझ आ गया होगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, उसका क्या रोल है जनाब, क्या किरदार है जनाब। तो चलते हैं आगे, लिंक को समझते हैं कि ये लिंक क्या है, ये किस बीमारी का नाम है भाई, जरा देखते हैं। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, लिंक बनाना बहुत जरूरी है। जैसे आपसे एक लिंक बन रहा है, आपसे हमारा एक लिंक जुड़ेगा और वो जुड़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये कहूं जनाब
मैं कहूं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करता हूं तो हम पढ़ रहे हैं जनाब लिंक फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखें जी बात बहुत सिंपल सी है, बहुत सिंपल सी बात है। देखें भाई फ्यूचर के लिए हम जिन प्राइमरी ऑक्सिलरी को इस्तेमाल करते हैं वो हैं जनाब विल या शेल। सवाल में जिन उसके नाम में ही उसका आंसर मौजूद है। फ्यूचर के लिए विल और शेल, और जनाब परफेक्ट के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में हम विल और शेल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन जनाब ये बात यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि फ्यूचर में हम विल और शेल का इस्तेमाल करते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, और इंडेफिनिट के तो साथ हम हेल्पिंग वर्ब के साथ जनाब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जबकि यहां पर तो आगे थर्ड फॉर्म है। चूंकि आगे परफेक्ट आ रहा है तो ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब करें तो क्या करें, अब करें तो क्या करें भाई, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल हकीकत पर है कि विल या शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहां विल और शेल के बाद कौन सी फॉर्म आ रही है भाई, थर्ड फॉर्म आ रही है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, होगी नहीं, हो चुकी है। इस प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास बिल्कुल है भाई। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वो एग्जांपल है कि शी विल gone to market, अब यहां पर जरा देखिए कि यहां पर विल जो है ये V1 है और यहां पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आपको कहा था कि भाई इसके फौरन बाद क्या आना चाहिए, ये देखें ये यहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। जनाब फ्यूचर इज ऑलवेज इंडेफिनिट बिकॉज वी कैन नॉट एंटर द फ्यूचर एंड वी कैन नॉट एक्सपेरिमेंट। आप अपनी नाक की चोंच से आगे जा सकते हैं, नहीं जा सकते ना, कि मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं कहूं तुम यहां पर खड़े रहो और मैं देख के आता हूं आगे क्या होगा। वी कैन नॉट एक्सपेरिमेंट, वी कैन नॉट एंटर द फ्यूचर। हम फ्यूचर में जा नहीं सकते भाई, फ्यूचर में बिल्कुल नहीं जा सकते। अब प्रॉब्लम क्रिएट यहां पर हो गई है कि ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसके फौरन बाद से जनाब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, लेकिन इसके बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो करें तो क्या करें, जाएं तो किधर जाएं, हम तो बीच चौराहे में खड़े देख रहे हैं तमाशा क्या होने जा रहा है। चले देखते हैं जनाब। चले मैं एक लम्हे के लिए ये कह दूं, ड्राइंग हमारी अच्छी नहीं, कॉन्सेप्ट समझाना है, क्या करें, मजबूरी है, बर्दाश्त कर लेना भाई। समझाने के लिए करता हूं भाई, कुछ आर्ट हमारा सब्जेक्ट तो नहीं। चले मैं एक लम्हे के लिए ये कह दूं कि ये जनाब हमारा विल है और ये यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब जनाब ये क्या है, ये लिंकर है। ये क्या है, ये लिंकर है जनाब, लिंकर। अब यहां पर देखें इसकी पिंस कितनी है जनाब, 1 2 3, और जनाब यहां पर देखिए। अब इसका मतलब यह है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये इससे इसका कनेक्टिविटी क्रिएट करेगा और ये जनाब आगे इस पे क्रिएट करेगा। लेकिन पाकिस्तानी जुगाड़ लगाएंगे, वो क्या करेंगे, अगर हमारे पास सॉकेट जो है, सॉकेट में जनाब कितने होल्स हैं,
2 हैं तो जनाब वो क्या करेंगे, उनका जनाब जो स्विच है उसकी 3 पिंस हैं तो जनाब वो आगे से तार काटेंगे, छीलेंगे और जनाब माचिस की तीलियों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाजार से जाकर वो कभी भी लिंकर परचेज नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं है। अपनी चीज का बेड़ा गर्क कर लेंगे वो, फिर शंगाड़े स्पार्किंग तो होगी। आप इसको एक लम्हे के लिए समझ जाओ कि भाई ये वो आपकी थर्ड फॉर्म है और ये वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है। और अब हमें चाहिए यहां पर क्या चाहिए, अब हमें लिंकिंग वर्ब चाहिए, लिंकर चाहिए जो लिंक पैदा करेगा। क्या मतलब, चलें देखते हैं कि लिंक। आपको मैंने बताया कि भाई विल इज ऑलवेज इंडेफिनिट और इंडेफिनिट को चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहां पर क्या है, चलें बी वर्ब आपको बताया था कि भाई वी वर्ब जो होता है, जैसे V1 में हमारे पास आता है बी, हमारे पास आता है इज, आर और एम, इज, आर और एम। अब यहां पर देखें विल के बाद अगर मैं इज लगाऊंगा लोग कहेंगे पागल है, पी पहले फ्यूचर की बात कर रहा, आगे प्रेजेंट लगाएगा, तो ये तो गलत है। ना तो आर लगेगा ना लगेगा एम। अब यहां पे बी हम क्यों लगाएंगे भाई, बी चूंकि इनफाइनाइट वर्ब है, इसका ना तो प्रेजेंट से कोई ताल्लुक होता है, ना इसका पास्ट से कोई ताल्लुक है और ना ही इसका फ्यूचर से कोई ताल्लुक है। अब यहां पर जरा गौर कीजिएगा कि बी जो है ये क्या है जनाब, ये V1 है, जो हमारा बी वर्ब है ये V1 की कैटेगरी में आएगा। अब विल को चाहिए था क्या, विल को चाहिए था बी, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर एक और भी क्रिएट हो चुकी है। पता है आपको, पता है, बताएं तो क्या, हाँ बताएं जनाब, क्या यहां पर हम विल के बाद बी लगाएं और बी के बाद थर्ड लगाएं? पॉसिबल ही नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तुक्का तो लगाना ही नहीं आपने, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो जनाब यहां पर यह भी नहीं आएगा। हमें तो वो चाहिए जो हमारी बात को अग्री करे और इसकी बात भी माने, तो फिर यहां पर ये तो आएगा नहीं। अब जरा चलते हैं V2 की तरफ। बी वर्ब में हमारे पास वाज और वर का इस्तेमाल भी किया जाता है, जनाब ये भी नहीं आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है बी वर्ब, बीन, और V4 में आता है हमारे पास बीइंग। अब अगर आप देखें तो जनाब फ्यूचर परफेक्ट में, अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर परफेक्ट में हमारे पास आता है जनाब हैव, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां पर ये जो हैव का इस्तेमाल किया जाता है जनाब ये कहलाता है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। अब हम तो सोच रहे थे कि वर्ब विल के बाद फौरन से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ऐसा ही है, लेकिन हैव का ताल्लुक प्रेजेंट से है, हैव का ताल्लुक प्रेजेंट से है और विल इनडेफिनिट है। लेकिन जनाब ये फ्यूचर परफेक्ट के अंदर, फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो जनाब विल, फ्यूचर और परफेक्ट, विल और जनाब V3, लेकिन ये जो सेंटर में आया है, जो रूल बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हैव जो है ये लिंकिंग वर्ब है जो इन दोनों के दरमियान एक रबत पैदा कर रहा है, यानी इसके दरमियान ये और इसके दरमियान ये। जैसे असूल की बात करूं तो मैं कहूं भाई ये क्या है, भाई ये है बट, तो इसको फिर होना चाहिए था पट, ये पुट क्यों है भाई, ये बट है तो इसको पट होना चाहिए, पुट क्यों है, इसलिए ये पुट है क्योंकि जो असूल बना दिए गए हैं हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है। अगर हम अपने बनाए हुए असूलों को देखेंगे तो जनाब फिर हम कभी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे नहीं, सिर्फ हम जनाब कुएं के मेंढक बन के रहेंगे। हम वही चीजें करेंगे जो हमें समझ में आ रही हैं और जिंदगी में कभी हम मेंढक तो रहेंगे लेकिन कौन से, कुएं के। तो कुएं के मेंढक ना बनिए, उससे बाहर निकलिए, चीजों को समझने की सलाहियत पैदा कीजिए। अच्छा चले मैं एक और एग्जांपल रखता हूं, तो यहां पर क्या आएगा, विल हैव। एग्जांपल में चलते हैं, एक आधी और एग्जांपल करते हैं, शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही कर ही पाऊं मैं। चले मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जनाब he will
ईटिंग एन एप्पल। अब यहां पर जरा देखें कि यहां पर इस सेंटेंस का ताल्लुक किसके साथ है? इस सेंटेंस का ताल्लुक तो जनाब फ्यूचर के कंटिन्यूअस से है। फ्यूचर के कंटिन्यूअस से इसका ताल्लुक है। सेम यहां पर भी वही सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है कि भाई फ्यूचर के लिए तो हम विल का यूज करते हैं और कंटिन्यूअस में हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। अब हमें यहां पर चाहिए थी जनाब फ्यूचर के बाद फर्स्ट फॉर्म, यहां पर तो आ रही है जनाब फोर्थ फॉर्म। अब करें तो क्या करें? अब करें तो क्या करें? अब यहां पर लगाएं तो किसे लगाएं? परेशानी, प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जा रही है ना हमारे सामने। चलें, मैं एक लम्हे के लिए समझता हूं कि ये हमारे पास क्या है। ये है विल, और विल क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, और कई चैंपियन इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म तो इंडेफिनिट फॉर्म होती है, और आईएनजी लगाकर उसको इंडेफिनिट फॉर्म है वो जनाब, वो इन फॉर्म है, यानी कि वो जनाब प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। अब बात यह है कि हमें ऐसा भी वर्ब देखना है कि विल के बाद V1 चाहिए, क्योंकि विल के बाद फौरन से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जनाब जरा देख लेते हैं, चले V1 के अंदर देखते हैं जो हमारा बी वर्ब है, इसके पास कौन कौन से वर्ब अवेलेबल हैं, जैसे बी, जैसे इज, जैसे आर, जैसे एम। अब डेफिनेटली अगर मैं यहां पर इज लगाऊंगा तो लोग कहेंगे जनाब विल के बाद इज लगा रही है तो पागल है, ये तो आएगा नहीं। आर लगाऊंगा, सेम सिचुएशन है, ये भी नहीं लगेगा, एम भी नहीं लगेगा, ना तो इज ना तो आर ना तो एम। अब बी यहां पर इसलिए लगाएंगे क्योंकि बी एक इनफाइनाइट वर्ब है, जिसका ना तो प्रेजेंट से ताल्लुक है, ना तो पास्ट से ताल्लुक है, और ना ही इसका कंसर्न फ्यूचर से है। तो जनाब आपको पता है कि विल के फौरन बाद बी चूंकि V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जनाब उसके बाद आपको पता है कि जनाब फ्यूचर कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म से पहले बी का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिहाजा ये जो दरमियान में आया है, ये हमारे पास यहां पर लिंकिंग वर्ब है, और ये लिंकिंग वर्ब V1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी हमारे पास V1 है जो एज अ हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसने इसको जोड़ा और इसने इन दोनों को आपस में मिलाया, तभी ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये लिंकर है जिसने इनको आपस में मिलाया, तभी यहां पर ये लग पाया। आप गौर कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो हम लगाते हैं विल बी, विल हैव बीन या विल हैव, तो इसका मतलब क्या है कि ये विल फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद जनाब हमें चाहिए थी थर्ड फॉर्म, लेकिन दरमियान में हमें लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा जो हमारे हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब से मिलाएगा, प्रिंसिपल वर्ब से मिलाएगा, लेक्सिकल वर्ब से मिलाएगा। तो जो दरमियान में आएगा वही लिंकर बन पाएगा। तो जनाब चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट, मोड्स ऑफ एक्शन। ये मोड्स ऑफ एक्शन क्या है जनाब? मोड्स ऑफ एक्शन रेनन मार्टिन की बुक में इसको आज भी लिखा हुआ है मूड्स। लेकिन ये मोड ऑफ एक्शन है। चलिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, यू गो देयर, यू गो देयर, चलें, यू गो देयर, यू
गो देयर। अच्छा जी, अगर मैं यहां पर ये लिखूं यू शुड गो देयर, यानी आपको वहां जाना चाहिए, तो यहां पर शुड जो है ये जनाब एडवाइस के मीनिंग में आ रहा है। किसके मीनिंग में आ रहा है? एडवाइस, जहां नसीहत की जा रही है कि आपको वहां जाना चाहिए। तो ये वर्ब का जो एक्शन है ना, उसका एक अपना मोड है, अपना एक मूड है, और वो उस मूड के अकॉर्डिंग खुद को बदलता है। मतलब इंसान का मूड होता है ना, यहां इंसान का मूड है कि वो कोई काम करता है तो उसका काम, अगर मूड नहीं है तो वो काम नहीं करेगा, अगर मूड है तो मूड में आए तो अच्छा काम, ना मूड हो तो वो काम नहीं कर पाएगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पर मूड्स को बदलूं, जिसे हम मोड भी बोलते हैं, मैं ये कहूं यू मस्ट गो देयर, तुम्हें तो वहां लाजमन जाना होगा, जरूर जाना होगा। तो यहां पर इसका मतलब क्या है भाई? यहां पर ये तो जनाब ऑब्लिगेटरी है। क्या है ये? ऑब्लिगेटरी। भाई ये तो तुम पर लाजम है, तुम पर फर्ज हो गया कि तुम्हें वहां जाना होगा। अगर मैं यहां पर ये कहूं जनाब यू कैन गो देयर, यानी आप जा सकते हैं, आप वहां जा सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब तो यही है ना कि हम बात कर रहे हैं एबिलिटी की। किसकी बात कर रहे हैं? एबिलिटी की बात कर रहे हैं यहां पर। अच्छा, अगर मैं यहां पर यह कहूं यू मे गो देयर, तो इसका मतलब है कि आप जा सकते हैं। चांसेस है 50-50 के, आप वहां जा सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी। तो इसका मतलब यह है कि ये चारों के चारों जो हैं ये मोड्स हैं। शुड एक मोड है जनाब, मस्ट एक मोड है, कैन एक मोड है, और इन्हीं मोड्स को हम मॉडल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडल्स। अब ये मॉडल्स वर्ब कौन कौन से हैं? यानी मॉडल ऑक्सिलरी। ये मॉडल ऑक्सिलरी क्या है? जिसे हम बोलते हैं शैल, विल, शुड, वुड, जनाब इसी तरह से हम बोलते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट। तो ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं जो इंशाल्लाह हम कमिंग सून जो लेक्चर्स हमारे आएंगे उनके अंदर हम इन मॉडल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आज हमने हेल्पिंग वर्ब, जिसको प्राइमरी ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, उसके ऊपर बात की। हेल्पिंग वर्ब के हमने अंदर 3 चीज़ों को हमने डिफाइन किया। एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम को डिफाइन किया, लिंक को डिफाइन किया, मोड्स ऑफ एक्शन को डिफाइन किया। एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम में हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया, एक तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को, और एक तो हमने लिंक को डिफाइन किया कि किस तरह से जो हम बी या हैव वगैरह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में लगाते हैं तो वो क्या रोल पे फॉर्म करते हैं, यानी वो एज अ लिंकर काम करते हैं कि वो हमारे हेल्पिंग वर्ब को हमारे मेन वर्ब के साथ जोड़ने में एक किरदार अदा करते हैं। उसके बाद हमने मोड्स ऑफ एक्शन को डिफाइन किया। तो आई होप सो कि आज का कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। तो आप इस वीडियो को बार बार सुनिएगा, बार बार पास कीजिए, जहाँ से ना समझ आए उसको फिर सुनिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। खुश रहें, शाद रहें।